हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीगो ऑटोमेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस एक्सेल बीबी वीडियो सीरीज़ का मॉड्यूल 3 कवर करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 का वीडियो मिस किया है तो उसकी जो लिंक है मैं मॉड्यूल 3 के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेश कर रहा हूँ। आई पर्सनली रिकमेंड कि आप पहले मॉड्यूल 1 और फिर मॉड्यूल 2 देख ले, सो दैट मॉड्यूल 3 और या इसके आगे आने वाले मॉड्यूल्स में जो कंटेंट मैं कवर करूँगा उसको समझने में आपको आसानी होगी। तो बिफोर जंपिंग टू मॉड्यूल 3 चलिए पहले थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि मॉड्यूल 2 में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की थी। तो मॉड्यूल 2 की जो बेसिकली शुरुआत थी, हमने टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की थी। उसमें हमने पहले समझा था कि मॉड्यूल जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, मॉड्यूल डिस्प्ले कहाँ से करवाया जाता है, मॉड्यूल क्या काम करता है बेसिकली, और जो वीडियो रिकॉर्ड होते हैं यानी कि जो हम लोग मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे या खुद मैक्रो लिखेंगे और उसकी जो स्टोरेज लोकेशन है उससे उस मैक्रो का जो दायरा है, एक्सटेंट है, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमने पहले थ्योरेटिकली समझी थी, उसके बाद हमने प्रैक्टिकली भी करके देखी हुई थी। मॉड्यूल 2 का जो नेक्स्ट बिट था वो था प्रोसीजर। उसमें हमने दो टाइप की प्रोसीजर देखी हुई थी, एक थी सब प्रोसीजर, दूसरी थी फंक्शन प्रोसीजर। हमने दोनों का यूज समझा था, एप्लीकेशंस देखे हुए थे और प्रैक्टिकली ये भी देखा था कि प्रोसीजर कहाँ से क्रिएट की जाती है। उसमें जो याद रखने वाली बात थी कि जो फंक्शन प्रोसीजर होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग यूज़ करते हैं जो कस्टमाइज यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनको बनाने के लिए। उसके बाद हमने मॉड्यूल 2 में देखा था कि VBA कमेंट्स क्या होते हैं, VBA कमेंट्स कहाँ पे यूज़ होते हैं और प्रैक्टिकली वो कोड में क्या काम करते हैं। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक था, जो कि अगर मैं कहूँ कि मॉड्यूल 2 का कोर था, वो था वेरिएबल्स। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी। उसमें फर्स्ट था कि वेरिएबल्स के जो टाइप्स होते हैं जिनको कि डेटा टाइप्स कहा जाता है, उसमें जो फर्स्ट था न्यूमेरिक डेटा टाइप और सेकेंड था नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में जो अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं उसके बारे में हमने एट लेंथ डिस्कशन किया हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉन न्यूमेरिक टाइप पे भी जो डेटा टाइप्स थे उसको हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिया था। तो एज फार एज थ्योरेटिकल पार्ट इज कंसर्न, वेरिएबल्स हमने पूरा समझ लिया था। तो चलिए मॉड्यूल 3 को शुरुआत करने से पहले हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली वेरिएबल डिक्लेरेशन देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो मॉड्यूल 3 की जो एक्सेल हमने यूज़ की थी वही ओपन करके रखी हुई है। यहाँ से मैं पहले अभी एक्सेल बीबी एडिटर एक्सेस करता हूँ, डेवलपर टैब में जाना है, वहाँ से एक्सेल विजुअल बेसिक एडिटर, ठीक है। यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने देखा था कि मॉड्यूल डिस्प्ले कहाँ से करवाया जाता है। तो प्रोसीड विथ मॉड्यूल 3, पहले मैं एक काम करता हूँ, नया यहाँ से एक मॉड्यूल क्रिएट कर लेता हूँ। तो एक ब्लैंक मॉड्यूल मैंने मॉड्यूल 3 क्रिएट कर लिया। इसमें हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग को एक प्रोसीजर की ज़रूरत होगी जो कि हम लोग इसी ड्रॉप डाउन मेनू से नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ से क्रिएट करेंगे। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था। तो ये जो प्रोसीजर का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, यहाँ पे हम लोग जैसे कि अभी वेरिएबल डिक्लेरेशन देख रहे हैं, तो चलिए मैं इसको नाम भी वेरिएबल डिक्लेरेशन ही देता हूँ। तो सिंस दिस इज अ सब प्रोसीजर, हम लोग ये टाइप चेंज नहीं करेंगे और स्कोप अभी तक हमने एट लेंथ डिस्कस नहीं किया है। सो फॉर द टाइम बिंग कीप इट एज इट इज। नाउ हम लोग पहले देखेंगे कि न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में जो वेरिएबल्स होते हैं उनको डिक्लेयर कैसे किया जाता है या उनका सिंटैक्स क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जो मैंने अभी पहली चीज़ टाइप की है उसके आगे मैंने कॉमा डाला है, जिसकी वजह से कि इसका कलर ग्रीन हो गया। मतलब जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था या समझा था कि ये कमेंट है विच इज़ नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड। चलिए फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। हम लोग न्यूमेरिक डेटा टाइप देख रहे हैं, तो आपको याद होगा कि फर्स्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप था बाइट। तो उसका जो सिंटैक्स है कुछ ऐसे रहेगा, डिम इट हैज़ टू स्टार्ट विथ। उसके बाद हम लोग जो भी वेरिएबल हमारा डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम रहेगा, फॉर द टाइमिंग आई विल कीप इट एज var1 एड, और उसका जो टाइप रहेगा वो। सो दिस इज द वे वेरिएबल हैज टू बी डिक्लेयर्ड।
इसका सिंटैक्स हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं। इट हैज़ टू स्टार्ट विद डिव बाय डिफ़ॉल्ट एनी वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसके बाद रहेगा उसका वेरिएबल का नेम, जो मैंने फॉर द टाइम बिंग var1 रखा है, और उसके बाद उसका हम लोग डेटा टाइप असाइन करेंगे विच इज़ बाइट। तो नेक्स्ट वेरिएबल टाइप था अपना न्यूमेरिक वाला डिव, उसको मैं नाम देता हूँ var2 एज इंटीजर। ठीक है। थर्ड जो डेटा टाइप था वो था, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ var3 एज सिंगल। ठीक है। फोर्थ वन var4, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ एज डबल। उसके बाद जो आता है फिफ्थ वन, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ var5 एज लॉन्ग। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, जैसे भी मैं कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूँ, ये जो है सजेशन बॉक्स ओपन हो जाता है। दिस इज द फीचर ऑफ एक्सेल VBA। जब भी आप कोई उसका रिजर्व कीवर्ड, दीज आर कॉल्ड रिजर्व कीवर्ड, इसको हम लोग यूज़ करने की कोशिश करते हैं, इनिशियल उसका जो टेक्स्ट है टाइप करते हैं, वैसे ही वो सजेशन बॉक्स ओपन करता है और आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करता है। जैसे अभी यहाँ पे उसने सजेस्ट किया कि LON टाइप किया है, मतलब शायद मुझे लॉन्ग में जाना रहेगा, या लॉन्ग या लॉन्ग PTR, जो भी अलग अलग रिजर्व कीवर्ड्स है उसमें। सो फॉर द टाइम बी वी प्रोसीड विद लॉन्ग। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने जैसे बताया हुआ था कि आपको जो अलग अलग वेरिएबल टाइप्स यूज़ करने होते हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ उस न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की, उसमें ये जो 5 है, रादर मैं अगर बताऊँ तो var2 से लेके var5, मतलब इंटीजर, सिंगल, डबल और लॉन्ग, यही वो डेटा टाइप्स है जो हमेशा यूज़ होते हैं। और जो बाकी डेटा टाइप दिए हुए जैसे बाइट था या कुछ और भी वहाँ पे जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, एकदम ओकेजनली यूज़ होते हैं। तो फॉर द टाइमिंग वी हैव टू रिमेंबर इसका डिक्लेरेशन और सिंटैक्स कैसे आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं विथ नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। अभी आप समझ रहे होंगे कि जो मैंने कमेंट्स का टॉपिक पहले कवर किया था, इवन बिफोर वेरिएबल डिक्लेरेशन, वो क्यों था और वो कितना यूजफुल होता है जब हम लोग एक्चुअल प्रोसीजर टाइप करते हैं। तो दिस इज नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। उसमें जो फर्स्ट था उसका भी जो सिंटैक्स रहेगा सेम एज नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, उसको मैं अभी फॉर द टाइमिंग नाम देता हूँ var6 एज स्ट्रिंग। उसके बाद जो डेटा टाइप आ रहा था उसमें, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ var7 एज डेट। नेक्स्ट डेटा टाइप जो था नॉन न्यूमेरिक कैटेगरी का अपना, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ var8, वो था बूलियन। ठीक है। तो यहाँ पे हमने नॉन न्यूमेरिक के भी 3 जो रैंडमली और रेगुलरली यूज होने वाले टाइप्स वो भी कवर कर लिए। दिस इज द सिंटैक्स, इन दिस वे इट हैज़ टू बी रिटन। आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा। जो अदर डेटा टाइप्स है, जब आप अपना प्रैक्टिकल करोगे अलॉन्ग विद दिस वीडियो, आई रिकमेंड कि आप सारे वेरिएबल टाइप एक बार डिक्लेयर करके देख लो। उससे आपको समझ में भी आ जाएगा कि वेरिएबल टाइप डिक्लेयर होता कैसे है और उसका सिंटैक्स प्रैक्टिकली कैसे दिखता है। तो चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ और चलते हैं अपने आज के मॉड्यूल 3 पे। तो आज के इस मॉड्यूल में हम लोग बेसिकली कवर करने जा रहे हैं VBA कांस्टेंट। वहाँ से अपनी शुरुआत होगी इस मॉड्यूल की, और आगे बढ़कर जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, आई मस्ट से ये जो टॉपिक रहेगा विच इज कॉल्ड सेल्स एंड रेंजेस, वो एक ऐसा टॉपिक है कि जो भी सब प्रोसीजर आप रिकॉर्ड करोगे, जो भी सब प्रोसीजर आप खुद मैन्युअली टाइप करोगे, उसमें 99% टाइम्स आपको रेंजेस और सेल्स के साथ ही प्ले करना होता है। वो उनके सिवा आप कोई भी सब प्रोसीजर कंप्लीट नहीं कर सकते। डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली आपको सेल्स और रेंजेस के साथ ही डील करनी होती है। सो आई मस्ट से कि ये वाला जो वीडियो होने वाला है, जिसको भी अगर एक्सेल VBA में कमांड हासिल करनी है, तो आपको ठीक से समझना होगा कि सेल्स और रेंजेस क्या होती है और उनके साथ डील कैसे करना है। तो फॉर द टाइम बीइंग विल फोकस ऑन दिस फर्स्ट बिट ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, VBA कॉन्स्टेंट्स। तो हमने वेरिएबल तो देख लिया था लास्ट लेक्चर में, अभी यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट से शुरुआत करते हैं। तो जो as far as technical term is concerned, constant is a named memory location used to hold a value that cannot be changed during the script execution.
If a user tries to change a constant value, the script execution ends up with an error. Constants are declared the same way the variables are declared. Also, the rules for naming a constants are same as that of variable. तो इसका सिंटैक्स भी पहले समझ लेते हैं कि in VBA we need to assign a value to the declared constant and error is thrown if we try to change the value of the constant. ठीक है, और ये है उसका सिंटैक्स। जैसे कांस्टेंट से उसका सिंटैक्स शुरू होगा, कांस्टेंट अंडरस्कोर नेम, मतलब उसका जो भी नाम रहेगा वो हम लोगों को यहाँ से देना पड़ेगा। उसके बाद एज कांस्टेंट के जो टाइप्स है उसमें से एक टाइप इसको हम लोग को असाइन करना होगा और फिर उसको वैल्यू भी यहीं पे असाइन करनी होगी। चलिए पहले डेफिनेशन थोड़ी सी समझ लेते हैं। जैसे हमने देखा था कि वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं हम लोग, वो क्या करता है बेसिकली बेस्ड ऑन इट्स टाइप, जो भी हम लोग उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं इसके लिए मेमोरी, कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें एक स्पेस अलॉट कर लेता है और उस स्पेस में वो इंफॉर्मेशन स्टोर करना शुरू कर देता है उस वेरिएबल के नाम से। बट वहाँ पे आपने अगर वेरिएबल की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो वहाँ पे बताया गया था कि वेरिएबल का जो मेमोरी लोकेशन है वो अलग अलग वैल्यू यानी कि स्टोर कर सकता है उसी वेरिएबल नेम के अंडर। यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जब शुरू हुआ, समझ लीजिए हमने 100 लाइन्स का एक कोड लिखा हुआ है जिसकी फर्स्ट लाइन वेरिएबल डिक्लेरेशन है, तो मैंने कुछ XYZ वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, उसमें कुछ वैल्यू फीड कर दी उसको और प्रोग्राम शुरू हुआ। और बीच में जाके कहीं उसका जब यूज़ खत्म हो जाता है वो XYZ वैल्यू का, अभी फिर से XYZ वैल्यू के ही नाम पे मैं अलग कुछ अगर वेरिएबल में इनपुट डाल देता हूँ तो वो इनपुट ले लेगा सिंस दैट वाज अ वेरिएबल, और वो नई वैल्यू लेके आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करेगा। बट यहाँ पे आपने अगर पढ़ा होगा कांस्टेंट में ऐसा नहीं है। कांस्टेंट की केस में क्या होता है कि जब भी आप कांस्टेंट डिक्लेयर करते हो, जो मेमोरी लोकेशन उसके लिए अलॉट हो जाती है वो फुल एंड फाइनल है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जब होगा और आप अगर बीच में कहीं कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करते हो, उसको अल्टर करने की कोशिश करते हो, तो प्रोग्राम एरर दिखा देगा और बंद हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम एज दैट ऑफ वेरिएबल। उसका डिक्लेरेशन भी आपने अगर पढ़ा होगा तो ओनली डिफरेंस इज वहाँ पे जो शुरुआत होती थी वेरिएबल की वो DIM डिम से होती थी। यहाँ पे जो शुरुआत होती है कॉन्स्टेंट्स की वो C1ST यानी कि कॉन्स्ट से होती है, फॉलोड बाय इट्स नेम, देन उसका डेटा टाइप। और एक डिफरेंस अगर यहाँ पे सिग्निफिकेंट देखने को मिलता है तो उसकी वैल्यू आपको यहीं पे असाइन करनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि एक्चुअली कांस्टेंट डिक्लेरेशन होता कैसे है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉन्स्ट जो इसका जो सिंटैक्स है, उसका जो फर्स्ट वर्ड, उसके बाद फॉलोड बाय माय इंटीजर, ये है उसका कॉन्स्ट नेम, कांस्टेंट नेम, फॉलोड बाय इस टाइप, डेटा टाइप इंटीजर। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू यहीं पे आपको असाइन करनी है, यहीं पे उसने 42 की वैल्यू असाइन करनी है। सेम इज द थिंग विथ जो सेकंड वेरिएबल डिक्लेरेशन का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कॉन्स्ट माय डेट इज वेरिएबल या कांस्टेंट नेम, कॉन्स्ट इज अ कांस्टेंट का जो शुरुआत का सिंटैक्स है वो, फॉलोड बाय डेट इज अ कांस्टेंट टाइप, देन उसको यहीं पे वैल्यू असाइन करनी। सेम इज द केस विद द थर्ड वन। इसका एग्जांपल जानबूझकर मैं आपको VB एडिटर में नहीं दिखा रहा हूँ। आई मस्ट से या आई मस्ट रिकमेंड कि जैसे मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन बताया है, प्रैक्टिकली आप वहाँ पे जाके एक नई सब प्रोसीजर क्रिएट कर लीजिए, कोई भी मॉडल में कीजिए। मॉड्यूल 2 की जो सीट थी आपने उसमें भी आप कर सकते हो। और अगर आपको ये अगर फेस प्रॉब्लम करते हो बिकॉज ऑफ दैट कि आप नहीं कर पा रहे हो डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप कमेंट कर दीजिए। आई विल डेफिनेटली कवर दिस टॉपिक इन टू आवर नेक्स्ट मॉड्यूल। फॉर द टाइम बीइंग विल प्रोसीड अहेड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरे वीडियो सीरीज का अगर मैं बोलूँ कोई कोर टॉपिक है तो वो है ये सेल्स एंड रेंजेस। सो प्लीज़ रिफ्रेश योर सेल्फ, आप फुल फोकस से यहाँ पे बैठिए और पूरा देख लीजिए कि कैसे होता है इनके साथ डील करना। टॉपिक बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बट ऐसी चीज़ है कि आपको रिमेंबर करनी ही करनी है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, यू डोंट नीड एनी स्पेशल इंट्रोडक्शन अबाउट what is the VBA cell. In VBA concepts, cells are also the same, no different from normal Excel cell. मतलब यहाँ पे मैं जिस सेल की बात कर रहा हूँ और जो हम लोग नॉर्मल एक्सेल में सेल की बात कर रहे हैं, दोनों सेम ही होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। दैट इज द रीजन आई सेड कि अलग इसमें कुछ नहीं है। ओनली थिंग इज दैट इसका जो सिंटैक्स रहेगा
और इसके जो लिमिटेशंस रहेगी, डिक्लेरेशन कैसे होता है, इसकी जो प्रोसीजर रहेगी वो आपको थोड़ी सी याद रखनी होगी। While working with Excel, most of your time is spent in the worksheet area dealing with cells and ranges। ये तो हम लोग सब जानते ही हैं, सिंस हम लोग Excel यूज़ करते हैं कि अपना जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है हम लोग जो उसके कैनवास बोलते हैं या जो ब्लैंक शीट होती है उसमें सेल्स और रेंजेस के साथ ही डील करते हैं। एंड इफ यू वांट टू ऑटोमेट योर वर्क इन Excel यूजिंग VBA, you need to know how to work with cells and ranges using VBA। There are a lot of different things you can do with ranges in VBA such as select, copy, move, edit, etc। तो जो सेल्स एंड रेंजेस के साथ हम लोग नॉर्मल एक्सेल में जो सारी चीज़ें कर सकते हैं वो सब हम लोग VBA में कर सकते हैं। उसको जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है वो थोड़ी सी अलग रहेगी, या स्पेसिफिक उसको जो चीज़ कही जाती है वो हम लोग आगे यहाँ पे समझने ही वाले हैं। बट फॉर द टाइम जैसे कि आप देख रहे हो, आप सेल्स और जो रेंजेस है उनको सिलेक्ट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो VBA से भी ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। So to cover this topic, I will break this tutorial into sections and show you how to work with cells and ranges in Excel VBA using examples। तो हम लोग एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। एक चीज़ अच्छी है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंत में बताया था कि जो फर्स्ट और सेकेंड मॉडल था वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स थ्योरी की तरफ इंक्लाइन था, बट यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं मॉड्यूल 3 पर। यहाँ से जो होगा कि फॉर द टाइम बिंग मॉड्यूल 3 रहेगा 50% थ्योरी 50% प्रैक्टिकल, और जो आगे आने वाली वीडियोस आते जाएंगे या मॉड्यूल्स में डिस्कस करते जाऊंगा उसमें एक चीज़ रहेगी, दोज वर इंक्लाइन टूवर्ड्स प्रैक्टिकल रादर देन थ्योरी। तो आपके लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा कि हम लोग अलॉन्ग विथ थ्योरी प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं और प्रैक्टिकल पे फोकस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। In VBA, we have two ways of referencing to a cell object, one through range and another one is through cells। तो शायद आपको याद होगा मॉड्यूल 2 में जो नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप डिस्कस की थी हमने, उस पर एक नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप था ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब VBA में थोड़ा सा अलग होता है। अगर सीधी भाषा में आपको समझना है तो ऑब्जेक्ट समझ लीजिए किसी भी चीज़ को जो नाम दिया होता है, जैसे ब्लैंक एक्सेल जो होती है हम लोग बोलते हैं रेंज या सेल, एक पर्टिकुलर सेल को रेफर करने के लिए, ये VBA में इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। उस चीज़ को रेफर करने के लिए जो नाम दिया है फॉर द टाइमिंग आप समझिए कि उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए दो चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो आप VBA में, एक थ्रू रेंजेस उसको रेफर कर सकते हो या सेकंड थ्रू सेल। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए इसका डिक्लेरेशन बेसिकली होता कैसे है या इनके साथ डील कैसे की जाती है। तो दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर मुझे सेल A1, जो नॉर्मल केस में एक्सेल में अगर मैं बोलूँ सेल A1, तो उसको यहाँ पे बोलने का जो तरीका है VBA लैंग्वेज में उसको कहा जाता है रेंज A1, और ये उसका सिंटैक्स है। ठीक है, कोट अनकोट ये जो है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद ब्रैकेट, ये सिंटैक्स ऐसे होगा तो ही वो रीड कर पाएगा VBA कोड कि आप क्या बोलना चाहते हो, अदरवाइज एरर दिखाना शुरू कर देगा। तो इट स्टार्ट्स विद रेंज ब्रैकेट, उसके बाद कोट अनकोट, उसके अंदर रहेगा A1 टू रेफर सेल A1। यही चीज़ मैं अगर सेल से, जहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि सेकेंड टाइप अनदर टाइप इज थ्रू सेल, तो सेल से अगर मुझे रेफर करना है तो 1 हम लोग सेल्स वाला जो टॉपिक है आगे वाली स्लाइड में इसको इन डिटेल समझेंगे कि जो 1 क्या है, इसका मतलब क्या होता है और उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है। फॉर द टाइम बी वी प्रोसीड विद थर्ड टाइप ऑफ एग्जांपल, सेल्स 7B। ये जो रेफर कर रहा है B7 सेल को रेफर कर रहा है, और जो सेकंड वाला रेफर कर रहा था वो A1 को ही रेफर कर रहा है। थर्ड वन, जब हम लोगों को एक रेंज सिलेक्ट करनी होती है, टेबल सिलेक्ट करना होता है, लेट अस से फ्रॉम A1 टू D20, तो ये सिंटैक्स इसका ऐसा कुछ रहेगा, A1 टू D20। यही चीज़ मुझे अगर सेल्स ऑब्जेक्ट यूज़ करके रेफर करना है तो मेरा सिंटैक्स कुछ ऐसे हो जाएगा। काफ़ी लंबा दिख रहा है यहाँ पे, पर दिस इज़ द वे। और ये भी काफ़ी टाइम हम लोगों को करना होता है, बिकॉज हम लोगों का जो डेटा होता है जनरली अनसर्टन होता है। हम लोग को मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो जिस डेटा के साथ हमको डील करना है और जिस पे प्रोग्रामिंग करना है, दैट कैन बी ऑफ वेरिएबल एक्सटेंट। यानी कि कभी अगर डेटा आएगा समझो 10 लाइन का था, कभी रहेगा 100 लाइन का,
कभी 5 कॉलम में ख़त्म हो रहा था डेटा, कभी 25 कॉलम लग रहा है। तो ये जो लास्ट वाला टाइप है वो भी हम लोगों को यूज़ करना होता है। सो दिस इज द वे दिस पर्टिकुलर सेल्स और रेंजेस आर टू बी रेफर्ड थ्रू एक्सेल VBA। द फॉर्मूला ऑफ सेल, टेक अ लुक एट द फॉर्मूला ऑफ सेल्स प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी है जैसे ऊपर भी लिखा हुआ है। तो सेल्स का जो डिक्लेरेशन होता है वो कैसे होता है, सेल्स ऐसे हम लोग टाइप करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में फर्स्ट जो रहेगा, फर्स्ट जो नंबर वहाँ पे आपको दिख रहा था, जैसे आप पिछला जो स्लाइड है अपना देखोगे, उसका जो सेकंड एग्जांपल है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखोगे आप सेल्स 1 लिखा हुआ, तो इसके बारे में हम लोग फॉर द टाइम बिंग बात करेंगे। सेल्स में जो फर्स्ट 1 है दैट रिप्रेजेंट्स रो इंडेक्स, और जो सेकेंड 1 है दैट रिप्रेजेंट्स कॉलम इंडेक्स। जैसे थर्ड एग्जाम्पल में आपको ये चीज़ आसानी से क्लियर होगी। सेल्स में जो 7 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और जो B रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। वही चीज़ यहाँ पे आगे समझाई गई है सिंटैक्स के फॉर्मेट में। तो सेल्स डिफॉल्ट मतलब उसका जो सिंटैक्स है वो फर्स्ट विल बी रो इंडेक्स फॉलोड बाय कॉलम इंडेक्स, दैट इज द वे इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड। तो रो इंडेक्स क्या है, इज नथिंग बट विच रो वी आर रेफरिंग टू। वहाँ पे जैसे A1 रेफर हो रहा था तो रो भी 1 थी, कॉलम भी 1 था। तो टेक्निकल टर्म्स में आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉलम इंडेक्स, दिस इज नथिंग बट विच कॉलम वी आर रेफरिंग टू। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, जिस कॉलम को हम लोग रेफर कर रहे हैं उसका जो प्लेस रहेगा इस सिंटैक्स डिक्लेरेशन में, दिस इज फॉलोड बाय रो इंडेक्स, रो इंडेक्स के बाद रहेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे हमने पहले भी देखे हुए। सेल 10/2, इसका मतलब होता है सेल B10 हम लोग रेफर कर रहे हैं। सिमिलरली सेल 10, ऐसे भी आप लिख सकते हो इसका सिंटैक्स, इसका भी मतलब होता है B10 सेल। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, सेल्स कैसे डिक्लेयर किया जाता है या सेल्स कैसे रेफर किया जाता है। रादर assume you want to insert a value hello to a cell A1 in the sheets you are working now। तो उसको कैसे लिखा जाए, एक यहाँ पे इन्होंने एक सब प्रोसीजर क्रिएट कर लिया है, सब सेल्स अंडरस्कोर एग्जाम्पल, और वहाँ पे सेल्स 1,1 मतलब A1 कॉलम इंडेक्स रो इंडेक्स डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हेलो। तो अभी ये जो डॉट वैल्यू ये जो चीज़ है इसको क्या कहा जाता है, टेक्निकल टर्म्स इसके क्या है, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, ये आगे आने वाली स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। फॉर द टाइम भी ये हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। रेंजेस और सेल्स हमने जो अभी इसकी पहली वाली स्लाइड और इसमें देखा, प्रैक्टिकली इसको कैसे सब प्रोसीजर में यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम लोग फिर से चलते हैं अपनी जो मॉड्यूल 2 का जो पहले से मैंने की अपनी जो वर्कबुक थी उसमें। तो एक काम करता हूँ, इसमें मैं इसके विजुअल बेसिक एडिटर में जाके जो मॉड्यूल 3 हमने क्रिएट किया हुआ था, या चलिए मॉड्यूल 1 पे चलते हैं जो पहले से बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। तो मॉड्यूल 2 मैंने ओपन कर ली। यहाँ पे जो भी कंटेंट है फॉर द टाइम बिंग मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये ब्लैंक हो गया पूरा ये जो एडिटर स्पेस है। तो यहाँ पे जाके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब प्रोसीजर क्रिएट कर लेता हूँ, जिसको मैं अभी नाम दूंगा सेल अंडरस्कोर रेंजेस अंडरस्कोर इजी, मतलब एग्जाम्पल। तो जैसे कि हम लोग सब प्रोसीजर ही डिक्लेयर करते हैं तो टाइप तभी रहेगा और स्कोप भी पब्लिक ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे A1 सेल रेफर करना है नॉर्मल एक्सेल में, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा रेंज, ब्रैकेट शुरू होगा, यहाँ पे A1, ठीक है, डबल कोटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसके सिवा वैल्यू देगा नहीं, डॉट जो वैल्यू वहाँ पे इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ फॉर द टाइम में हम लोग उसी को आगे लेके चलते हैं। और सिंस हम लोगों को एक टेक्स्ट जो होता है उसको इस सेल को असाइन करना है, तो जैसे नॉर्मल एक्सेल में हम लोग करते हैं कि उसको कोटेशन के अंदर ही रखना होगा, सिंस टेक्स्ट नॉट अ नंबर, तो उसको मैं कोटेशन के अंदर हेलो लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आएगा इसी चीज़ को अगर मुझे सेल्स थ्रू रेफर करना है तो कैसे होगा, सेल इंटू ब्रैकेट
अभी मैं A1 नहीं लेता हूँ फॉर द टाइम भी। हम लोग एक काम करेंगे, B1 रेफर करने की कोशिश करेंगे सेल के थ्रू। तो B1 कैसे रेफर होगा? सिंस B1 की हम लोग बात कर रहे हैं तो रो इंडेक्स 1 ही रहेगा, बट कॉलम इंडेक्स जो होगा इसका वो रहेगा 2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हेलो। दूसरी मेथड से हमने देखा कि एक रेंज या एक सेल को कैसे रेफर किया जाता है। तीसरी मेथड हम लोग अभी देखेंगे जो हमने अभी डिस्कस की है 2 स्लाइड्स में, ठीक है। इसमें जो रो इंडेक्स रहेगा वो अभी मैं C1 ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल कि C1 में भी मुझे हेलो वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेल C1 जब मैं बोलता हूँ तो वहाँ पे भी रो 1 ही रहेगी, बट जो कॉलम रहेगा उसको मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे अल्फ़ाबेट होता है उसका ही इस्तेमाल करता हूँ। सो दिस रेफर्स टू सेल C1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हेलो, ठीक है। तो हमने एक छोटा सा, मैं अगर कहूँ कि सेकेंड रादर सब प्रोसीजर खुद मैन्युअली टाइप करके वहाँ पे रख दिया है। तो इसको चलिए सेव करता हूँ, ठीक है। और ये जो स्पेस है यहाँ पे अपनी, इसको भी मैं फॉर द टाइम में पूरी क्लियर कर देता हूँ। तो हमने जो सब प्रोसीजर रिकॉर्ड की थी या टाइप की थी, देखते हैं यहाँ पे दिख रही है कि हाँ। तो आप देख रहे होंगे सेल्स रेंजेस इजी, ये जो है यहाँ पे अभी दिख रही है। इसको मैं रन करने की कोशिश करता हूँ। यस, आप देख रहे हो उसका आउटपुट। चलिए मैं एडिटर की साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ सो दैट आपको थियरी और प्रैक्टिकल साथ में समझा सकूँ। तो आप देख रहे होंगे कि हमने 3 अलग अलग टाइप से 3 अलग अलग सेल में सेम वैल्यू डालने की कोशिश की। फर्स्ट जो था रेंज A1, विच इज़ वेरी क्लियर कि मैंने A1 को ही रेफर किया था। सेकेंड जो था सेल्स 1,2, मतलब 1 था रो इंडेक्स, तो दिस इज द फर्स्ट रो सिंस रो इंडेक्स 1। और जो B कॉलम था इसका मतलब सेकेंड कॉलम था, तो इसका कॉलम इंडेक्स था 2 डॉट वैल्यू अगेन हेलो। और जो थर्ड टाइप था इसी चीज़ को रेफ़र करने का या पर्टिकुलर रेंज और सेल को रेफ़र करने का था, उसको हमने यूज़ किया था जब सेल C1 में हमको हेलो ये वैल्यू इनपुट करवानी थी। तो इसको रेफ़र किया था मैंने सेल फर्स्ट रो इंडेक्स इन फॉर्म ऑफ नंबर फॉलोड बाय उसका जो कॉलम का नाम रहेगा अल्फ़ाबेट, उसका मैंने यूज़ करके वहाँ पे भी हेलो वैल्यू पुट करवाई थी, ठीक है। आई थिंक ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम लोग अपनी स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, प्रॉपर्टीज एंड इवेंट्स। चलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के जो पार्ट 1 अभी जो हम लोग देख रहे हैं इसमें हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लें, और इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो जस्ट टू स्टार्ट विथ ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स और प्रॉपर्टीज एंड इवेंट्स क्या होती है। ऑब्जेक्ट्स, an object represents an element of an application such as worksheet, a cell, a chart, a form or a report. In Visual Basic Code, you must identify an object before you can apply one of the object's methods or changes the value of one of its properties. आपको लग रहा होगा कि ये बंदा कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है। मैं किसी और बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, सॉफ्टवेयर तो बैकग्राउंड है नहीं मेरा, तभी तो मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था कि चलो मैं कुछ समझूं। तो इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज है जब हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी समझेगा। फॉर द टाइम भी हम लोग इतनी ही समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन, जैसे वर्कशीट है, सेल है, चार्ट है, फॉर्म है, रिपोर्ट है, ये सारे जो नाम दिए हुए हैं, एक कोई भी आप सॉफ्टवेयर लेते हो ना, उसके जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उस सॉफ्टवेयर के, उसको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर ने कुछ नाम दिया होता है, उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट। दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉरगेट अबाउट दिस टेक्निकल टर्म्स। नाउ मेथड्स। अ मेथड इज एन एक्शन दैट एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म, ठीक है। इसका हम लोग ये जो मेथड वाला जो एक्सप्लेनेशन है इसका मैं आगे वाली स्लाइड में जब प्रैक्टिकली दिखाऊंगा वहाँ पे हम लोग कर देते हैं। उसके बाद अगर मैं एग्जांपल दूँ मेथड्स का, तो जैसे कॉपी है, सिलेक्ट है, एडिट है, मूव है,
हम लोग कोई भी सेल सिलेक्ट करते हैं, मूव करते हैं, एडिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेथड। प्रॉपर्टी नेक्स्ट जो अपनी जो डिस्कशन का टॉपिक है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। प्रॉपर्टी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डिफाइंस वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज साइज, कलर और स्क्रीन लोकेशन फॉर एन एस्पेक्ट ऑफ इट्स बिहेवियर सच एज वेदर इट इज इनेबल्ड और विजिबल। टू चेंज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, you can change the values of its properties. These are quantifiable characteristics of an object। इसका भी आपको अगर लग रहा होगा कि जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है काफ़ी डिफिकल्ट लगती है, तो सिंपल और सरल भाषा में जो भी चीज़ आप पर्टिकुलर सेल के साथ करते हो जो क्वांटिफाइबल है, क्वांटिफाइबल कैरेक्टरिस्टिक की मतलब समझो अभी जब हमने जैसे वर्ड हेलो टाइप किया था, उसका हम लोग फॉन्ट चेंज करते हैं, उसका साइज चेंज करते हैं, उसका कलर चेंज करते हैं, ये सारी जो चीज़ आती है उसको कहा जाता है प्रॉपर्टीज। और जो लास्ट टॉपिक है इसका इवेंट। एन इवेंट इज एन एक्शन रिकॉग्नाइज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट सच एज क्लिकिंग द माउस और प्रेसिंग अ की एंड फॉर विच यू कैन राइट कोड टू रिस्पॉन्ड। Events can occur as a result of a user action or program code, or they can be triggered by the system. So events क्या होती है? Event क्या होता है? जैसे अगर ब्लैंक सेल पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक इज अ इवेंट। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? एक सेल से मैं मूव कर सकता हूँ, दूसरे सेल पे मूव करता हूँ। जैसे A1 से मैंने यहाँ पे जो एरोज होती है अपनी एरो की कीबोर्ड पे, एक सेल से मैंने दूसरे सेल को सिलेक्ट कर लिया, तो वो भी होता है एक इवेंट। इस इवेंट पे भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो कि जैसे समझिए मैंने सेल A1 सिलेक्ट कर लिया, तो मैक्रो को कुछ करना है बैकग्राउंड में, जैसे उसका कलर चेंज करना है और कुछ करना है। दिस इज द वे इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस वर्सेस VBA मेथड। So the object references tells Excel where to look for the data. A method tells Excel what to do with the data. तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस जैसे कि मैंने समझाया था, नाम दिया हुआ है एक एलिमेंट को। जैसे आपको नीचे यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा होगा, विजुअल बेसिक एडिटर के नीचे एक उन्होंने सब प्रोसीजर बनाई है, एग्जांपल मैक्रो एक शीट्स। अभी कोटेशन के अंदर जो शीट 1 है, डॉट रेंज है, ये जो सारी चीज़ें हैं, रेंज है, शीट 1 है, शीट्स है, ये सारी जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं। यानी कि एक्सेल ने इन सारी चीज़ों को खुद से जो रिजर्व कीवर्ड रखा है उनको नाम दे के रखा हुआ है। ये सारे ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद डॉट कॉपी जो लिखा हुआ है ये है मेथड। तो कॉपी हो गई, सिलेक्ट हो गई, डॉट मूव हो गई, तो इसका ये सिंटैक्स रहेगा। जब भी आपको ऑब्जेक्ट और मेथड्स को कंबाइन करना है, दिस विल बी द सिंटैक्स। पार्ट तो हमने पर्टिकुलर पार्ट 1 ऑफ मॉड्यूल 3 में कवर कर लिया। जो कि प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा, इसके जो टाइप्स रहेंगे पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल ये जो पर्टिकुलर वीडियो था पार्ट 1 था, जो थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के लिए अगर मैं कहूँ तो डिफिकल्ट था, स्पेशली ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको उस पर थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन रहेगा वो आप कमेंट करो। आपके जो जेन्युइन कमेंट्स रहेंगे उसको डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो पार्ट 2 है उसका जो अदर चीज़ों के साथ इसको भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। और एट द सेम टाइम अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, ये वीडियो और नरेशन पसंद आता है, तो आल्सो कमेंट इन द सेम सेक्शन। ये मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहेगा। थैंक यू फॉर द टाइम बिंग। तो चलिए मिलते हैं मॉड्यूल 3 के पार्ट 2 में। थैंक यू।